हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी एक्सरसाइज बच्चों, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन का सलूशन देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का। आज उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका सलूशन आप लोगों को बताएंगे। होपफुली अभी तक जो सलूशन मैंने भेजा उसका अध्ययन, उसकी स्टडी आप लोगों ने कर लिया होगा और होपफुली आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। यहाँ पे बच्चों हमारा अगला सवाल बहुत सिंपल सा है। राइट दी राइट कॉपर, स्टील, ग्लास एंड रबर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टी का मतलब बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से है। तो सबसे पहले हमें वो रखना है जिसका इलास्टिसिटी सबसे कम हो। तो यहाँ चार चीजों का जिक्र है, रबर, स्टील, कॉपर, ग्लास। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो होगा, मेटल में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होगा और मेटल में सबसे ज्यादा होगा स्टील के लिए। तो यहाँ स्टील का सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले, सबसे ज्यादा वाला सबसे बाद में। तो दो ऑप्शन यहाँ पॉसिबल हैं, बी और डी। अब देखिए रबड़ का सबसे कम होता है जो कि दोनों ऑप्शन में है। यहाँ पर बच्चों मेटल में दूसरे नंबर पर स्टील के बाद यहाँ कॉपर आएगा फिलहाल इन दिए गए चीजों में से। और यहाँ पर इस तरह से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। पहले मेटल, मेटल की बच्चों इलास्टिसिटी बाकी सबसे ज्यादा होगी। अब इसमें अगर बात करें ग्लास, रबर, कॉपर, स्टील, मेटल में गिवन चार चीजों में से स्टील में हाईएस्ट इलास्टिसिटी पाई जाएगी, देन कॉपर। अब ग्लास और रबर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लास का इलास्टिसिटी रबर की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे पास बना बच्चों डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है ये स्ट्रेस ऑफ 3 इंटू 10 की 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड टू ए स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो स्टील का रॉड है बेटा जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया गया है जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, हमसे कहा गया है इट्स यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10 की पावर 11 पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलांगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड इन मिलीमीटर इज। मेरे प्यारे बच्चों, किसी यहाँ पर रॉड के लिए, मेटेलिक रॉड कोई स्टील का होगा, उसके लिए आपको स्ट्रेस मेंशन किया गया है और क्या मेंशन है, यंग्स मॉडुलस मेंशन है, इलांगेशन कितना प्रोड्यूस होगा रॉड के अंदर, ये हमसे पूछा गया है। तो बड़ी सामान्य सी बात है बच्चों, इस फार्मूले पर बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो बाई फार्मूला ये हमारे पास आता, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो चुका है, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से डेल्टा एल की वैल्यू देखें क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास आ जाएगा ए इंटू वाई। अब ध्यान से देखो, इनको अगर मैं अलग करूं तो ये जो इतना हिस्सा बना हुआ है ये स्ट्रेस हो गया, बाकी चीजों की वैल्यू आपको दे दी गई है। स्ट्रेस डायरेक्टली आपको दिया है, करा स्ट्रेस हमारा 3.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यल उसका लेंथ बेटा, ओरिजिनल लेंथ यहाँ के अंदर जो आपको दिया गया है, ओरिजिनल लेंथ जो यहाँ के अंदर दिया गया 1 मीटर का है और यंग मॉडुलस जो यहाँ के अंदर दिया गया है वो है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 11 ऐसे, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करके सिंपल सा आंसर हमें निकाल लेना है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3.18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -3 आ गया। इस तरह से जो हमारे पास डेल्टा एल होगा, इलांगेशन मतलब लेंथ में होने वाला एक्सटेंशन जो होगा, वो बेटा यहाँ के अंदर आ जाएगा 1 पॉइंट, सॉल्व करके देख लीजिएगा 1.59, 1 से शुरू होगा 1 पॉइंट समथिंग और एक ही ऑप्शन है दिस मच यहाँ के अंदर बच्चों। अच्छा, ये जो आंसर हम लोग निकालेंगे, ये जो आंसर निकालेंगे ये मीटर में आएगा और मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, इनफैक्ट आंसर हमारा आएगा 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर
अगर इसको मिलीमीटर में बच्चों कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.59 दिस मच मिलीमीटर, सीधे सीधे आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया ऑप्शन डी। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 52। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। देखिए बेटा, हमारा अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पॉसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी गिवन में से कौन किसमें है? तो इसमें बेटा रबर में तो रबर, ग्लास, स्टील और कॉपर, अभी जो सवाल कराया था यही चार नाम वहां पर लिखे हुए थे। हाईएस्ट इलास्टिसिटी स्टील में था, ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। दो वायर्स है बच्चों, सेम मटेरियल के बने हैं। इतना कहने से बात स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर उन दोनों का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। हमसे कहा गया हैव द सेम वॉल्यूम, सबके वॉल्यूम बराबर हैं, यानी कि यहां के अंदर बच्चों ये और यल क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट है ये सेम रहा होगा, दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहा होगा। दो यहाँ के अंदर वायर्स हैं, अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब ये इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहा होगा बेटा? सेम। ओके, हाउएवर वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड वायर 2 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। दोनों वायर में एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है तो दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा हमारे पास 3a है। लेंथ के बारे में कोई आइडिया इस सवाल में दिया नहीं है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ वायर 1 इज इंक्रीजेस बाय, यहाँ डेल्टा एक्स होना चाहिए, इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स, तो हमसे कहा गया ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द वायर 2 बाय द सेम अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऐसे किसी वायर के लिए या रॉड के लिए यंग मॉडुलस को डिफाइन करें तो यंग मॉडुलस की वैल्यू बच्चों बाई फार्मूला आएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। हमें फोर्स का आइडिया लगाना कि फोर्स क्या होगा। यहां से अगर इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं फोर्स के लिए तो फोर्स वुड बी इक्वल टू वाई ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई बेटा यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा यल। अब ध्यान दीजिए, कहा गया सेम मटेरियल के दोनों वायर हैं, सेम मटेरियल बोल दिया तो यहां पर आपको इशारा कर दिया उसने कि वाई की वैल्यू सेम लेनी है। यहां पर लास्ट में देखिए कहा गया है सेम अमाउंट, यहां पर जो स्ट्रेच करना है नीडेड टू स्ट्रेच द वायर बाय द सेम अमाउंट, यहां के अंदर जो स्ट्रेच करना है, पहले में अगर डेल्टा एल हमने एक्सटेंशन दिया था तो अगले वायर में भी उतना ही एक्सटेंशन देना है। अब यहां के अंदर बच्चों उन्होंने हमसे फोर्स के बारे में पूछा कि बताइए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। पहले अगर यह फोर्स की आवश्यकता है तो दूसरे वायर को स्ट्रेच करने में कितनी फोर्स की नीड हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ए बाई एल, इसका मतलब हो गया F2 बाई F1, ठीक है बेटा। F2 बाई F1 इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा A2 बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई बेटा यहां के अंदर हो जाएगा L1 बाई L2। अब जरा देखो, पहले वायर के लिए A1 L1, दूसरे वायर के लिए बेटा A2 L2, क्योंकि वॉल्यूम बराबर है तो ये प्रोडक्ट हमारा सेम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया उन्होंने चलो ए लिखा है, पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उन्होंने लिखा 3a है, 3a है। अगर पहले वायर का लेंथ मैं मानूं यल तो दूसरे वायर का लेंथ हमें मानना पड़ेगा यल बाई 3, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें सेम बनाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर यहां हम डेटा रखेंगे बच्चों तो देखो क्या आता है A2 बाई A1, A2 बाई A1, A2 के जगह पर हमारे पास 3a आ गया और A1 के स्थान पर बच्चों हमने a लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई L1 बाई L2। L1 हमारे पास बच्चों L है और L2 के जगह पर क्या है L बाई 3 है। और इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करने पर चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं और फाइनल आंसर यहां के अंदर 9/1 आ गया।
इसका मतलब F2 जो हमारे पास होगा वो 9 टाइम्स ऑफ F1 होगा। बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहला जो फोर्स है उसको F के इक्वल दिया है, तो इसका आंसर आ गया 9 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ F, इसका मतलब करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा यहां बोल रहा है, कर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ये वायर इज इक्वल टू, किसी वायर के मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो क्या होगा, उसको डिफाइन करने का प्रयास ऑप्शन में किया गया है। तो आइए देखें जरा क्या होता है। यंग मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस सिंपल भाषा में बोलें बच्चों तो ये होता स्ट्रेस डिवाइडेड बाई उससे रिलेटेड स्ट्रेन। ठीक है, यहां के अंदर अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू 1 कर दें, यहां के अंदर बच्चों अगर स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेन इक्वल टू यहां के अंदर 1 कर दें तो ऐसे पर्टिकुलर केस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। इसका मतलब यंग मॉडुलस कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन ऐसे भी देख सकते हैं। यहां के लिए जो सही जवाब होगा, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज लेंथ 4 टाइम्स, गलत। स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, ये सही है। ठीक है बेटा, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू वाई, यंग मॉडुलस। ऑप्शन यहां के अंदर करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। देखें अगला सवाल हमसे कह रहा है, ये मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ यल, स्मॉल यल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई, बहुत बढ़िया। इफ द रॉड इज इलांगेटेड बाय एन अमाउंट y, बच्चों ये डेल्टा यल की वैल्यू दिया है, इसको यंग मॉडुलस ना समझ लीजिएगा। चलो रॉड को अगर y के बराबर एक्सटेंड किया जाए, इलांगेट किया जाए, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन जो भी होगा उसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। बड़ी सामान्य सी बात है, मैंने कहा वायर को एक स्प्रिंग की तरह से आप ट्रीट करके चलोगे तो यहां पर आंसर मिल जाएगा। यहां के अंदर बच्चों अगर किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो जो वर्क डन की आवश्यकता होती है वो हमारे पास होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर उसको रिलैक्स्ड पोजीशन से खींचा जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन हो जाएगा। यहां के अंदर बच्चों अगर इनिशियली वो अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में था तो सिंपली यहां वर्क डन की वैल्यू आती हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए वायर के लिए जब हम लगाएंगे तो एक्सटेंशन की जगह क्या है, y का स्क्वायर हो जाएगा, x की बजाय y का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सटेंशन इक्वल टू यहां के अंदर y दिया है, तो सिंपल सी बात है जो वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि गिवन वायर के लिए जो उसका फोर्स कांस्टेंट होगा वो फिक्स्ड रहेगा बच्चों, और ऑप्शन यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 57 पे देखें क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है अ वायर ऑफ लेंथ यल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यहां कैपिटल ए होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई, इट इज स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट x। इस बार डेल्टा यल को उन्होंने x सिंबल से डिनोट किया है। तो यहां के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। अब वर्क डन के बेटा कई फार्मूले इसमें बन जाते हैं, ध्यान ये देना है कि हमें ऑप्शन कैसा दिखा रहा है उसके हिसाब से चीजों को लेके चलना है। तो ऑप्शन में कहीं भी मैं फोर्स का जिक्र नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब स्ट्रेस को हमें इग्नोर करना है, स्ट्रेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहां के अंदर यक्स और यल है, यानी डेल्टा यल और यल है, इसका मतलब स्ट्रेन यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। यहां के अंदर वर्क डन टोटल निकालेंगे पूरे वॉल्यूम में। वर्क डन ऐसे पर्टिकुलर सवाल में बच्चों आप लोगों ने सीखा है ये होता हाफ इनटू, यहां होता स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू बेटा यहां के अंदर होता स्ट्रेन, स्ट्रेन और मल्टीप्लाइड बाय यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम।
मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये मेन फार्मूला होता है। इसको जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल टू आई, तो स्ट्रेस की जगह पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस के जगह पर वाई इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन एक बार फिर से आ गया और एक ऑलरेडी यहां पर था, ये हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा उस वायर का वॉल्यूम। अब देखो क्या आएगा, यहां के अंदर बच्चों ये हो गया हाफ टाइम्स ऑफ वाई, वाई इन द सेंस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां के अंदर स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का वैल्यू होगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की जगह फिलहाल यहाँ एक्स है, बाई यहाँ के अंदर टोटल लेंथ जो यहाँ के अंदर ओरिजिनल है एल है का स्क्वायर, और वॉल्यूम की जहां तक बात है ये हो जाएगा बच्चों ये इंटू एल, मिलाइए सबको देखें क्या बन रहा है, यहां के अंदर आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एक एल बच्चों यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ के अंदर बचेगा इंटू ये, मिला लीजिए जो भी आंसर हो, हाफ इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए बाई एल, ऑप्शन यहाँ के अंदर मैचिंग मुझे दिखा ऑप्शन सी। ओके ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बच्चों सिंपल सा हमसे कह रहा है ये मटेरियल हैज पॉइसंस रेशियो 0.5, सिग्मा की वैल्यू बेटा यहां के अंदर दिया गया है, हमको कहा गया है ये यूनिफॉर्म रॉड, इफ ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट सफरिंग ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिस मच, कुछ लैंग्वेज मिसिंग है यहाँ के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसके ऊपर इतना लगाया गया, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम यहाँ के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम में होने वाला परसेंटेज चेंज यहाँ के अंदर कितना होगा। बच्चों देखो हम लोग यहाँ पर हमें क्या क्या रिलेशन दिया गया है, उन्होंने दिया है कि पॉइसंस रेशियो सर यहाँ के अंदर 0.50 है और वॉल्यूम चेंज के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग ये रिलेशन लगाते हैं सिग्मा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के, और यहां पर था 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, एक रिलेशन अगर आपको याद हो पहला वाला जो मैंने बताया था, यहां पर बच्चों सिग्मा की वैल्यू आपको दिया गया 0.5 ओके, हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के, और माफ करिएगा बच्चों यहाँ के अंदर क्या रहेगा, यहाँ के अंदर y था, फिर से लिख देते हैं y के स्थान पर बच्चों y ही रहने देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ के का कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, ये बल्क मॉडुलस को दिखा रहा है, सिग्मा के जगह पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, सिग्मा के जगह पर आ गया 0.5, इस तरह से आप क्या देख रहे हो ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0 इंटू 3 0, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं के इंटू इसको लिख सकते हैं 0, अभी आप y इक्वल टू 0 मत लिखो, आप ऐसे कर लो इसको, k की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा y अपान 0, y अपान 0 यहाँ के अंदर बच्चों अगर k की वैल्यू हम लिखते हैं तो इस हिसाब से k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई इनफाइनाइट, ठीक है, k की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी, और अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब k का मतलब हो गया बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का मतलब हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब यहाँ प्रेशर के समतुल्य आता है, प्रेशर के इक्विवेलेंट आता है न्यूमेरिकली, डिवाइडेड बाय डेल्टा v बाई v, दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो हमारे पास ये वैल्यू इनफाइनाइट तभी आ सकता है जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो 0, डिनोमिनेटर 0 हो, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या होना चाहिए 0, डेल्टा v बाई v 0 है, ये इंप्लाई करता है कि यहाँ वॉल्यूम में चेंज कितना आना चाहिए बेटा 0, तो यहाँ पर यही पूछा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया बच्चों, यहाँ पर अगर वायर को खींचोगे आप तो लेंथ उसका बढ़ेगा लेकिन रेडियस घटेगा, यहाँ पर पॉइसंस रेशियो आप लोग बच्चों ऐसे याद रखो, जब भी पॉइसंस रेशियो की वैल्यू 0.5 होगी तो वायर के कोई भी सवाल आएगा उस वायर के या उस रॉड के वॉल्यूम में होने वाला चेंज 0 आएगा, इसको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना लो, यहाँ हर सवाल के लिए बात सही है, ठीक है, अगर पॉइसंस रेशियो आपको 0.5 दिया मतलब जिस भी वायर के लिए आप मेटल के लिए वो लिखा गया है
उसके वॉल्यूम में होने वाला चेंज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल बेटा यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 59। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है वर्क पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ बाय 1% ऑफ द वायर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी। यहां के अंदर वर्क पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है, आपको दिया क्या गया है बेटा, वाई दिया गया है, यंग मॉडुलस मेंशन है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां के अंदर ए की वैल्यू मेंशन की गई है, और एक बात और बताया गया है कि लेंथ जो है 1% का चेंज दिखा रहा है। ओके, हमसे कहा गया कि यहां बताइए सर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहां भी और यहां पर एक बात और, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी चेंज पूछा जाए, या सिंपली पूछा जाए कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस समय स्टोर हो जाएगी, सबका एक ही आंसर होगा, ये होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। और इसको जब स्ट्रेन में कन्वर्ट करेंगे तो अभी कुछ सवालों में यूज हुआ है हाफ वाई इंटू यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो यहां पर हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा हाफ इंटू वाई, अभी वैल्यू रख लेंगे, इंटू यहां के अंदर हो जाएगा डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल का स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, यहां पर हमारे पास आ गया हाफ इंटू वाई, वाई इज मेंशन ओवर हियर, दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 डेल्टा यल बाई यल। डेल्टा यल की वैल्यू बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दिया गया है, डायरेक्टली नहीं बल्कि थोड़ा परसेंटेज के रूप में दिया गया है। अगर ओरिजिनल लेंथ को मैं 100 मान लूं तो 0.1% का एक्सटेंशन हुआ है, यानी नहीं माफ करिएगा 1% का एक्सटेंशन हुआ है, यानी 100 में 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, का यहां के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। और यहां पर वैसे एरिया का कोई यूज हुआ नहीं क्योंकि यहां पर यूनिट वॉल्यूम में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करें, ये सॉल्व करने पर आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर बच्चों हो गया 11 इंटू यहां पर आ जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर बच्चों यहां के अंदर कितना आ जाएगा, -4। इसको सॉल्व करें थोड़ा एक स्टेप और, 4.5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर 7। तो इस हिसाब से जो मैचिंग ऑप्शन हमको दिख रहा है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, ठीक है बेटा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों थियोरेटिकल है, करेगा विच इज द मोस्ट इलास्टिक, इन सब में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है। यहां पर बच्चों हमारा दिया गया आयरन, कॉपर, क्वार्ट्ज और वुड। ये तो बिल्कुल इलास्टिक नहीं होता है, लगभग प्लास्टिक के बराबर होगा। यहां के अंदर बच्चों आयरन, कॉपर, क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांच मैंने बताया था लगभग परफेक्टली इलास्टिक माने जाते हैं। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन यहां के अंदर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 61। उन्होंने एक इक्वेशन लिख के दिया है यंग मॉडुलस के लिए। इक्वेशन ऐसे लिखा y इक्वल टू दिस मच, ये लिखा हुआ है, वुड गिव y इफ mg इज डबल्ड। कह रहा mg को अगर डबल कर दिया जाए, यानी जो उसके ऊपर लोड हमने लटका रखा होगा उसको अगर डबल कर दें तो y पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, y वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि इस पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना लोड लटकाया गया, उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। इन सभी बातों पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करता है बच्चों। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां के अंदर डिपेंड करेगा उस मटेरियल के नेचर पर। तो यहां के अंदर बच्चों करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन सी, जो y था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए बेटा, हमसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सवाल में लिखा, बाकी यहां के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, शेयरिंग स्ट्रेस दियर इज चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ करेक्ट वाला मुझे खोजना है बच्चों। शेयरिंग स्ट्रेस तब होता है जब किसी 3D बॉडी, कोई सॉलिड बॉडी ले ले, उसके सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगाएं। इस केस में वॉल्यूम में चेंज लगभग ना के बराबर होता है, और इसमें का वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए गलत हो गया, हमें सही वाला खोजना है। टेंसाइल स्ट्रेस, मान लो किसी चीज को हम खींच रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। कहा गया है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, जनरली यहां पर अगर किसी मेटल को हम खींचते हैं तो ज्यादातर केस में उसके वॉल्यूम में यहां कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका लेंथ बढ़ जाता है। इसका उल्टा सोचें, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ के अंदर ज्यादा हो जाएगा, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट कंप्रेशन क्या होगा कि उसका लेंथ छोटा हो जाएगा। ए और एल का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यही यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ये सही लिखा है। ठीक है, जनरली वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। शेयरिंग स्ट्रेस में कहा गया देयर इज नो चेंज इन शेप, शेप तो चेंज होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो बच्चों यहाँ के अंदर प्रेशर डाल करके स्ट्रेस दिया जाता है, हाइड्रोलिक, जैसे कि कार को उठाने वाला केस हो गया और तमाम ऐसी चीजें हो गई, यहाँ के अंदर बच्चों वॉल्यूम में चेंज यहाँ होता है, एकदम से वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, तो ये भी बात गलत हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, टेंसाइल स्ट्रेस जब देते हैं किसी बॉडी को हम खींचते हैं तो शेप हल्का फुल्का उसका चेंज होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर शेप बिल्कुल नहीं चेंज होता है, शेप चेंज होता है यहाँ के अंदर बच्चों। तो ये भी बात गलत हो गया, सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर बच्चों है क्वेश्चन नंबर 63। कहा गया कि वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, कोई वायर है बच्चों और वो वायर फिक्स्ड सपोर्ट से हैंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। द लेंथ चेंजेस टू L1 and L2 when masses M1 and M2 are suspended respectively from its free end। कहा गया लेंथ L कितना रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है, कोई रॉड है, कोई वायर है, ऐसे कहीं पर किसी सपोर्ट से इसको हैंग कराया गया है। ओके, मैं एक सपोर्ट यहाँ के ऊपर लगा देता हूं, यहां से मैं इसको हैंग करा देता हूं। क्या होगा यहां पर जब इसके ऊपर कोई लोड लटकाया गया है, सवाल कह रहा है इसका ओरिजिनल लेंथ मान लेते, जब कोई लोड नहीं है तो यल है। ओके, सवाल कह रहा है जब इसके ऊपर कोई लोड हैंग कराया गया है, जैसे यहां के अंदर बच्चों ये है, इसके ऊपर कोई मास लाकर ऐसे टैग कर दिया गया जिसकी वैल्यू सपोज M1 है, तो M1 G के बराबर इस पे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के लगने की वजह से, इस फोर्स के लगने की वजह से इसमें एक्सटेंशन होगा, खिंचाव होगा, कुछ ऐसे। यहां पर इसका नया लेंथ जो हमारे पास आ गया चेंजेस टू L1, यानी टोटल लेंथ इसका हमारे पास L1 आ गया। यहां पर बच्चों अभी इसका जो ओरिजिनल लेंथ था उससे कुछ एक्सटेंशन इसमें हुआ होगा, सपोज डेल्टा L1 हुआ, और इसका टोटल लेंथ मिला करके ओवरऑल जो हमारे पास आया वो कितना हो गया L1, यहाँ के अंदर बेटा L1 हो गया। और इसी तरह से जब दूसरा मास इसके ऊपर हैंग कराया गया, कोई दूसरा मास लाके लटकाया गया, तो दूसरा मास हैंग कराने से क्या चेंज हुआ बच्चों, देखो यहाँ के अंदर कोई मास M2 लटकाया गया, तो मान लेते M2 और भी ज्यादा रहा हो तो ऐसे कुछ हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों और थोड़ा इसका लेंथ एक्सटेंड हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था बेटा जो कि L था, अब इसका टोटल लेंथ यहाँ के अंदर बदल कर L2 हो गया, और जो एक्सटेंशन आ गया सपोज डेल्टा L2 हो गया। ऐसे सवाल यह है कि एक्सटेंशन हो क्यों रहा है। ये एक्सटेंशन कराने के लिए जिम्मेदार है इसका वेट, यहाँ के अंदर हो गया M1G, और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो गया M2G।
अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले केस में जैसे स्प्रिंग का केस अगर होता तो इक्विलिब्रियम में हम यही कहते हैं अप्लाइड फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। उसी तरह बेटा यहां के अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास जो यहां पर एक्सटेंशन हो रहा है, ऐसे कहेंगे के इंटू यक्स, यक्स की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा एल, वो एम इंटू जी की वजह से हो रहा है। तो बच्चों यहां के अंदर डेल्टा एल जो हमारे पास होगा वो एम इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा के। अब आप लोग देखो ध्यान से, यहां पहले केस में जो लेंथ है वो L1 है, L1 की वैल्यू होगी ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन डेल्टा L1। बेटा यहां के अंदर हमारे पास L प्लस ऑफ L1 डेल्टा L1। अब डेल्टा L1 की वैल्यू वहां से अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई के, पहला इक्वेशन। दूसरा हमारे पास टोटल लेंथ L2 है, दूसरे केस में ओवरऑल लेंथ L प्लस डेल्टा L2 के बराबर होगा, ये हो गया L प्लस यहां के अंदर बच्चों डेल्टा L2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू L प्लस डेल्टा L2 के जगह पर हो जाएगा M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ गया के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करके बच्चों L की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा आसान दिख रहा है। अगर मैं K को निकाल पाऊं फिर K की वैल्यू रख दूंगा, L हमें पता हो जाएगा। तो देखें अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 ऐसे कर दूं 1 माइनस 2, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 करूंगा तो यहां से आ जाएगा L1 माइनस L2। बेटा यहां के अंदर हमारे पास हो गया L1 माइनस ऑफ L2 इक्वल टू L माइनस L 0 M1G बाई के माइनस M2G बाई के। यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा बेटा M1 माइनस ऑफ M2 और यहां के अंदर हो जाएगा G बाई क्या हो जाएगा K, ऐसे। अब इस तरह से बच्चों K की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो K की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा M1 माइनस ऑफ M2 इंटू यहां के अंदर हो जाएगा G डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा बेटा L1 माइनस ऑफ L2, ऐसे। ये K की वैल्यू हो गई। अब हमें पता L की वैल्यू करना, हमें ये पता करना है कि जब कोई वेट वगैरह नहीं लटकाया गया था, उससे टैग नहीं किया गया था, तो उस पर्टिकुलर समय पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां के अंदर L कितना था, ओरिजिनल वैल्यू L का क्या था, ये हमें पता करना है। तो चलिए पता कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको पता करने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई एक इक्वेशन पकड़े, जैसे इक्वेशन नंबर पहला, इसको देखें बेटा, यहां के अंदर आ जाएगा L इक्वल टू L1 माइनस L इक्वल टू L1 माइनस, ये हो जाएगा M1G डिवाइडेड बाई क्या आ गया बेटा K। अब देखो यहां के अंदर हमारे पास L1 माइनस M1 इंटू जी 1 बाई के की वैल्यू अगर मैं यहां के अंदर से लिखूंगा कि भैया 1 बाई के की वैल्यू क्या हो रही है, तो 1 बाई के स्थान पे मैं लिख सकता हूं L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा बच्चों M1 माइनस ऑफ M2 इंटू जी, ठीक है। यहां के अंदर M1G ऑलरेडी था, 1 बाई के की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, यहां ऐसे हो गया इंटू बच्चों यहां के अंदर आ गया G। अब देखो यहां G और G कैंसिल हो गया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं जो आना होगा आएगा ही। L की वैल्यू बच्चों सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा M1 L1 M1 L1 और यहां के अंदर आ जाएगा माइनस ऑफ M2 L1 माइनस ऑफ M2 L1 माइनस M1 L1 माइनस यहां के अंदर हो जाएगा M1 L1 और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा M1 L2, ऐसा कुछ आ गया। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, यहां के अंदर बच्चों ये हो गया M1 माइनस M2। चलिए देखिए कुछ कैंसिल शायद हो रहा है, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास L जो आया बेटा वो हो जाएगा M1 L2 माइनस ऑफ M2 L1,
m1 l2 माइनस m2 l1 डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाएगा m1 माइनस ऑफ m2, ऐसे लिख सकते हो। अब हमें ये तो पता है ना कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, तो अगर हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक आंसर ये भी हो सकता है m2 l1 माइनस ऑफ m1 l2 डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा m2 माइनस ऑफ m1, ऐसे। अब ऑप्शन को मैच कराएं तो मेरे ख्याल से डी मैच कर रहा है, देखें l1 m2 माइनस l2 m1 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, ये लास्ट वाले से मैच कर गया, ऑप्शन डी। तो फिलहाल इस सवाल का करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन डी। सॉल्व करने का तरीका बच्चों ऐसे होगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलो कुछ कह ही रहा होगा। इन स्टील का केस है, द यंग्स मॉडुलस एंड द स्ट्रेन एट द ब्रेकिंग पॉइंट आर दिस एंड दिस। यहां पर जब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, बिल्कुल ब्रेक होने के कंडीशन में वायर होगा, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में यहां के अंदर बच्चों जो स्ट्रेन है, यंग मॉडुलस एंड स्ट्रेन, यंग मॉडुलस हमारा इतना है और स्ट्रेन हमारा इतना है। कहा गया द स्ट्रेस एट द ब्रेकिंग पॉइंट। बच्चों हमें पता है y की वैल्यू यहां के अंदर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। यहां सब कुछ ब्रेकिंग कंडीशन में लेना है, सिंपली ब्रेकिंग कंडीशन का जो स्ट्रेस होगा आ जाएगा y इंटू बच्चों क्या हो जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। y की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यू बेटा यहां के अंदर है 2 इंटू 10 टू दी पावर 11, ठीक है। और स्ट्रेन की वैल्यू यहां के अंदर ब्रेकिंग सिचुएशन में जो है वो 0.15 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 0.3, 2 इंटू 0.15 0.30 हो गया, इंटू 10 की पावर 11, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो करेक्ट मैचिंग यहां साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी, ओके, ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीधा सा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तमाम फार्मूले हैं उसके लिए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ के अंदर पहला मैच कर रहा है मेरे ख्याल से, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बिल्कुल ये सही है, बाकी तो कोई सही है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ के लिए है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए कह रहा है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज, कंप्रेसिबिलिटी वाटर का दिया है 6 इंटू 10 की पावर -10 पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इफ 1 लीटर इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बच्चों बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम वगैरह चेंज होने की बात कह रहा है। यहाँ पे सिंपली हम लोग बल्क मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं, बल्क मॉडुलस को के या बी से लिखते हैं। बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है जो भी एक्सेस प्रेशर है, सपोज पी फोर्स पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय यहाँ के अंदर बच्चों ये ऐसे आ जाता है डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। अगर कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटता है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन है तो निगेटिव में होगा, एक्सपेंशन है तो ये पॉजिटिव में होगा। फिलहाल यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारा मतलब है। हमसे लास्ट में पूछा है डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी के बारे में उन्होंने पूछा है क्या होगा। बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू वी डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ जाएगा डेल्टा वी, ऐसे। इस तरह से डिक्रीज इन वॉल्यूम हमारे पास जो होगा डेल्टा वी, वो हमारे पास आ जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई बी।
मेरे प्यारे बच्चों, 1 बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता कंप्रेसिबिलिटी। सपोज मैं उसको सी से डिनोट कर दूं तो 1/b के स्थान पे हम रिप्लेस कर सकते हैं सी इन द सेंस कंप्रेसिबिलिटी। तो यहां के अंदर बच्चों डेल्टा वी के लिए फार्मूला बन गया पी वी, 1/b के स्थान पर आ गया सी। अब यहां पे ये सारी बातें आपको एक क्वेश्चन में दे दिया गया है। देखें, डेल्टा वी इक्वल टू जो कंप्रेसिबिलिटी यहां के अंदर है वो आपको सी की वैल्यू दी गई है। कितनी है? पहले तो प्रेशर देखो कितना है। प्रेशर की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 7, 4 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू वी। वॉल्यूम को कहा है 1 लीटर है। वॉल्यूम को बच्चों यहां के अंदर 1 लीटर है, लेकिन आंसर मैं देख रहा हूं सीसी में है, तो इसको बच्चों मैं सीसी में ही बना के रख दूं। ये आ जाएगा 1000 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाइड बाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों यहां के अंदर जो है दैट इज 6 इंटू 10 टू दी पावर -10। स्टैंडर्ड यूनिट में है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यहां के अंदर आ गया 24। बाकी देखें क्या आएगा, ये दोनों 10 की पावर -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा। 24 सीसी, क्योंकि मैंने सीसी में इसको रखा है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आ जाएगा। यहां के अंदर बच्चों इसका सही जवाब हो गया 24 सीसी, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 67। फॉर मोस्ट मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस इज n टाइम्स द रिजिडिटी मॉडुलस। यहां पर कह रहा मैक्सिमम चीजों के लिए, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए यंग मॉडुलस। हमें ये बात पता है बच्चों, पहले से मैं बता चुका हूं इसके प्रीवियस वाले कई सवालों में कि यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती सेम मटेरियल के लिए अगर देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से ज्यादा होता है। अब क्या होगा, एक फार्मूला मैंने बताया था, यहां पर याद करिए। फार्मूला कुछ ऐसे था, y इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू के डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर बच्चों हमारे पास रहा 3 टाइम्स ऑफ के प्लस यहां के अंदर क्या आ रहा था, ईटा। ऐसा कोई एक सवाल, एक मैंने इक्वेशन आपको बताया था। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 1/y के टर्म में तो ऐसे आ गया 3 टाइम्स ऑफ के प्लस ऑफ ईटा डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ के और ईटा, ऐसे आ गया था। इसको अगर अलग अलग करेंगे 3 के डिवाइडेड बाई 9 के ईटा, तो यहां पर आ गया था बच्चों 1/3 टाइम्स ऑफ ईटा प्लस यहां के अंदर 1 अपान आ गया था 9 टाइम्स ऑफ के, ऐसे आ रहा था। अब आप लोग देखो, ज्यादातर केसेस में क्या होता है बेटा, जब हम किसी मेटल को एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम चेंज ना होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती मैक्सिमम केसेज में, सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेज में वॉल्यूम में चेंज 0 होने की वजह से के की वैल्यू, बल्क मॉडुलस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, यहां के अंदर 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये पूरा टर्म क्या आ गया, ये 0 हो गया। ये 0 होने की वजह से हमारे पास 1/y इक्वल टू आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ के। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ ईटा, माफ करेगा 3 टाइम्स ऑफ यहां के अंदर हो गया ईटा। मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ ईटा, तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में यंग मॉडुलस बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। और यहां पर इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, this was the solution for the question number 67. Now let's enjoy question number next one. आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 है, थ्योरेटिकल सवाल है। देखते हैं क्या कह रहा है। कहा गया है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचान करिए, कौन सा है इसमें से। यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर दी सॉलिड्स। यस, ये बात सही है बेटा। यहां के अंदर y की बात करें या ईटा की बात करें
यहाँ के अंदर बच्चों ये चीजें डिफाइन होती है किसी सॉलिड मटेरियल के लिए, तो ये बात तो सही हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। अगला कह रहा बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, बिल्कुल जहां वॉल्यूम चेंज हो तो वॉल्यूम चेंज सब में हो सकता है। यहाँ के अंदर बच्चों सी में कहा गया एलॉय हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन एस्टोमर्स। एस्टोमर्स का मतलब जैसे रबड़ हुआ, ठीक है, जैसे कोई इलास्टिक मटेरियल हो गया इस तरह का। यहाँ पर एलॉय हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, बात यहाँ के अंदर सही है। ये एलॉय मेटल का बना होता है और एलॉय की जो इलास्टिसिटी होती है मेटल के अप्रॉक्स में ही होता है, तो किसी एस्टोमर्स जैसे कि रबर वगैरह से तो ज्यादा ही होगा, यहाँ के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये गलती से ये चीज यहाँ छप गया है, ये भी गलत ही है आंसर। यहाँ के अंदर कहा गया स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ये सही लिखा है। हमें गलत वाला खोजना, तब तो गलत कोई होगा ही नहीं। तो इसको हटा के आप लोग क्या करेंगे, यहाँ के अंदर बच्चों यही ऑप्शन जो यहाँ पे है बता रहा हूं, यहाँ के अंदर बच्चों जो ऑप्शन सी में चीजें लिखी हैं वही चीजों इसको हटा के इसके स्थान पर यही चीज कॉपी होगा, बशर्ते एक चीज खाली यहाँ के अंदर चेंज होने वाला है, वो बताते हैं। यहाँ के अंदर बस आप एक चीज चेंज कर दीजिएगा, ये अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ मेटल कर दीजिएगा। मेटल है लार्ज वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन दी एस्टोमर्स, यहाँ के अंदर तब तो ये भी बात सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट अगर इसको बनाना है तो इसको इनकरेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर लार्ज को स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। मेटल है स्मॉल वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस देन एस्टोमर्स, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। अब सोचिए गलत बनाने के लिए ऑप्शन को हम गलत कर रहे हैं सही से, ऑप्शन डी इस तरह से इसका करेक्ट चॉइस होगा। वो जो अभी तक यहाँ प्रिंट था वो गलत था बच्चों। इनफैक्ट इस सवाल में ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन थे, तो पांचवे में यहाँ के अंदर कुछ और था, वो पांचवा वाला यहाँ आ गया था, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेटल हैव स्मॉल वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस देन दी एस्टोमर्स, ये गलत होगा और हमें गलत वाला खोजना था, और इस तरह से हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में इलास्टिक मटेरियल एंड इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस यस। कोई बेटा यहाँ इलास्टिक मटेरियल उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया गया है जिसकी वैल्यू कैपिटल एस दिया है। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मेरे प्यारे बच्चों जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर होगा या वर्क डन जो होगा, बाई फार्मूला हमारे पास आता हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, उसी को मॉडिफाई करते हैं तो एक फार्मूला बनता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, और उसी को और मॉडिफाई करें, स्ट्रेन को स्ट्रेस से रिप्लेस करें, तो बेटा यहां के अंदर एक फार्मूला बन के आता हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां के अंदर आ जाता है वाई, और स्ट्रेस की वैल्यू यहां के अंदर कैपिटल यस से दिया गया है, तो हो जाएगा कैपिटल यस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वाई। इसका करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ वायर विल बी स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y मींस ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसे है, कहा गया एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर, यहाँ एक करेक्शन करिएगा, 300 की बजाय 3000 इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 meter. The fractional compression delta V by V of water at the bottom of the ocean given that bulk modulus of water is this, G की वैल्यू आपको 10 दिया है, यहाँ के अंदर फ्रैक्शनल कंप्रेशन पूछा गया है, लेकिन जवाब में जब मैं देख रहा हूं तो यहाँ परसेंटेज में दिया है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है,
हम लोगों ने सीखा है बल्क मॉडुलस, सिंबल के लिए बी या के यूज करते हैं। यहां पर ये बच्चों हमारे पास होगा एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहां के अंदर आया होगा, डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। इसी को आप कहते हो फ्रैक्शनल कंप्रेशन। अगर वॉल्यूम घटा है तो निगेटिव में आएगा, बशर्ते हमारा मतलब केवल इसके मैग्नीट्यूड निकालने से है। तो बच्चों यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पी बाई, यहां के अंदर क्या हो जाएगा बी। ओके, यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा पी बाई बी। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होशियार बच्चों, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पी बाई बी, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब बात रही ओशन के अंदर की है, तो सरफेस पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही, किसी गहराई में चले गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ के अंदर वाटर के कॉलम की वजह से आया, गहराई की वजह से आया, यहाँ पर बच्चों एच डी जी उसमें प्लस हो गया होगा, तो ये एक्सेस प्रेशर लिखा होता है। डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, कोई यहां के अंदर बच्चों फ्रैक्शनल चेंज कंप्रेशन, यहां पर मान लो कोई बॉल रहा और यहां पहुंच जाए, तो यहां थोड़ा सा कंप्रेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चों यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एच डी जी यहां आके जुड़ जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है इसको लिखेंगे एच डी जी डिवाइडेड बाई बी। अब देखो यही हमें सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रहे फ्रैक्शनल वैल्यू आप निकाल रहे हो और ऑप्शन में परसेंटेज है, हालांकि लैंग्वेज में फ्रैक्शनल पूछा गया है, पहले इसको निकालें। यहां के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। एच की वैल्यू 3000 मीटर, 3 किलोमीटर। डी की वैल्यू बेटा यहां के अंदर जो हमारे पास है डेंसिटी वाटर की नहीं गिवन है, वैसे भी हमको पता है ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू यहां के अंदर आ गया 10 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर बल्क मॉडुलस जो आपको दिया गया है वो है 2.2 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है। यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2.2, इसको अलग कर लिया, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9 को ऊपर लेके गए तो यहां के अंदर बच्चों आ गया 10 की पावर -2। ध्यान दीजिए ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है या फ्रैक्शनल कंप्रेशन है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में दिया गया है। 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2.2। ऑब्वियसली इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आना है और 1 पॉइंट समथिंग में केवल एक आंसर है, हमारे पास आ जाएगा 1.36%। ठीक है बेटा, नहीं 1 पॉइंट समथिंग में एक आंसर और है 1.52, लेकिन यही आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने ट्राई किया हो तो इसका आंसर ना मिला हो क्योंकि यहाँ एक मिसप्रिंटिंग था। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 71। आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है स्टील रॉड हैज रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 9.5 मिलीमीटर एंड लेंथ 81 सेंटीमीटर। तो स्टील का बॉल है, उसका रेडियस आपको दिया गया है और उसका लेंथ आपको यहाँ के अंदर, स्टील का रॉड है, माफ करिएगा, रेडियस 9.5 मिलीमीटर है और लेंथ बच्चों यहाँ के अंदर 81 सेंटीमीटर है। ओके, फोर्स ऑफ 6.2 इंटू 10 की पावर -4, 6.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन stretches it along its length. What is the stress in the rod? रॉड के अंदर स्ट्रेस क्या होगा? बहुत सामान्य सी बात बच्चों, स्ट्रेस के लिए हमको सिंपल सा एक इक्वेशन यूज करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स आपको दिया गया है बच्चों सीधे सीधे 6.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। क्या रॉड के लिए रेडियस दिया गया है 9.5 मिलीमीटर,
तो यहाँ के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 9.5 इंटू 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं अप्रॉक्स आइडिया लगता है कि नहीं। 6.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई के जगह पर 3.14 लिख लेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों इसको आप 10 ही अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्स आइडिया लगाने के लिए मान लो। तो यहाँ के अंदर ये 10 है, 10 और ये 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर ले जाओगे, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 ऊपर ले जाओगे, 10 की पावर +4 10 की पावर 8 आ जाएगा। 6.2 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट समथिंग, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने पर इसका आंसर जो मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 8 करके मिलेगा। तो एक ही आंसर ऐसा है, आप लोग इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस सवाल में लेंथ का यूज ही नहीं हुआ, कोई इसका मतलब नहीं, क्योंकि सिंपली हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, जिसके लिए दो चीजें पर्याप्त हैं, फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ओके, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। चलते चलते हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर बेटा 72 पर। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 72 में कहा गया है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ये वायर डिपेंड्स ऑन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो भेजा था उसमें एक चीज बताया था, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर मैंने ऐसे कहा था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि वो रॉड या वो वायर ब्रेक होने के कंडीशन में आ जाए, इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया था जिसको P से लिखा था इनटू ये जो यहाँ के अंदर बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया था, इसी को हम लोगों ने ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम दिया था। इसी को हम लोगों ने बच्चों याद करिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको हम लोगों ने ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम दिया था। और मैंने साफ साफ बताया था कि ब्रेकिंग स्ट्रेस बच्चों यहाँ वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पर, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, इन चीजों पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ यही पूछा ब्रेकिंग स्ट्रेस किस चीज पर डिपेंड करता है, सिंपल सा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर बेटा है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या बोला गया है, देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है स्टील वायर कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम लोड ऑफ W बिफोर रीचिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम जो लोड वो संभाल सकता है वो W के बराबर, उससे ज्यादा अगर आप जरा भी करेंगे तो वो स्टील का जो रॉड है वो ब्रेक कर जाएगा। यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एक तरह से आपको दे रखा है, W के बराबर है। हाउ मच लोड कैन अनदर वायर मेड out of the identical steel but with a radius 1/2 of the radius of the wire। यहां के अंदर सपोर्ट रीचिंग इट्स इलास्टिक लिमिट, यहां के अंदर बच्चों इलास्टिक लिमिट पर पहुंचना है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, अगर वही मटेरियल है जैसा कि इसमें बोला गया है तो मैटर करेगा केवल और केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यहां के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होएगा मैक्सिमम पॉसिबल लोड जो बर्दाश्त कर सकता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां के अंदर क्रॉस सेक्शनल रेडियस की पावर 2। ऐसे उन्होंने कहा है दूसरा जो रॉड है वो कितना लोड संभाल पाएगा, और दूसरे रॉड के बारे में ये बोला गया कि उसका रेडियस 1/2 है। तो बच्चों जब रेडियस को मैं r से घटाकर r/2 कर दूंगा तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सपोज मैक्सिमम पॉसिबल लोड वो W उठा पा रहा था, तो अब ये जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है कितना हो जाएगा, अगर ये R को R/2 किया तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बाई 4 हो जाएगा, यानी यहाँ के अंदर आंसर आ जाएगा W/4। तो जो वायर W वेट को होल्ड कर पा रहा था वो W/4 तक को होल्ड कर पाने में सक्षम होगा। यहाँ के लिए बच्चों हमारे पास करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसलिए आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया तो उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम लोड को बियर कर पाने की, होल्ड कर पाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। W था, अब क्या हो गया W/4। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये देखें क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बच्चों हमसे कह रहे हैं चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इसमें गलत वाला कौन सा है उसको हमें अलग करना है। आइए देखते हैं। कहा गया है द बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड इज मच लार्जर देन द लिक्विड। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड को आपको सॉलिड का वॉल्यूम चेंज कराना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो ये बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ रॉन्ग वाला खोजना है। गैसेज आर लीस्ट कंप्रेसिबल, उल्टा लिखा है। गैस को आप बहुत आसानी से कंप्रेस और एक्सपेंड कर लेते हैं, उसने कहा लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, तो यही गलत है और गलत वाला ही हमें खोजना है। अब इतना सटीक दे दिया कि आगे बढ़िए ना बढ़िए, कोई बोथ नन का ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 75 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है इन एन एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिसमें बच्चों हर डायरेक्शन में मीडियम एक जैसा ना हो, थोड़ा थोड़ा चेंज हो। इन एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड for the three mutually perpendicular directions in the solid, its coefficient of volume expansion will be। बच्चों जब आइसोट्रॉपिक सॉलिड होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की वैल्यू हम 3 अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि तीनों एक्सिस में अल्फा हमारा सेम होता है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। लेकिन अगर एन आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो एन आइसोट्रॉपिक मीडियम में यहाँ तीनों के अल्फा अलग अलग हो सकते हैं, और इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो भी अल्फा है लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, वाई डायरेक्शन में जो भी है और जेड डायरेक्शन में जो भी है, इन तीनों का सम करेंगे, यही हमारे पास गामा की वैल्यू होगी। फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, जब आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है मतलब आयरन है तो हर तरफ आयरन का मेटेरियल एक जैसा हो। यहाँ के अंदर बच्चों ऐसे केस में अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड सेम आता है, अल्फा प्लस अल्फा करते हैं हम, y इक्वल टू 3 अल्फा लिख लेते हैं। लेकिन अगर वही सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक बोल दिया जाए, मतलब जो सॉलिड है उसका मटेरियल सारी दिशाओं में एक जैसा ना हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में गामा की वैल्यू यहाँ तीनों के अलग अलग लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के सम के बराबर होगा। तो सही जवाब यहाँ के आंसर अंदर आ गया ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर है क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, प्रेशर में इंक्रीमेंट करना 100 किलो पास्कल, काजेज ये सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डिक्रीज फ्रॉम दिस डिक्रीज टू दिस परसेंट, इतना परसेंट। यहाँ के अंदर बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -3 इतना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो हमसे पूछा है स्पीड ऑफ साउंड कंप्रेशनल वेव इन दी वाटर इज क्लोज टू। देखो बेटा स्पीड ऑफ साउंड पूछा गया है ऐसे पर्टिकुलर मीडियम में, तो पहले तो कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी मीडियम में हमें साउंड की स्पीड पता करनी है तो न्यूटन जी ने क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। अब यहाँ पर जो मीडियम है वो लिक्विड है, ठीक है बेटा, वाटर है, और वाटर के लिए यहाँ के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डिवाइडेड बाई डी। कंट्रोवर्सी तो शुरू गैसियस मीडियम में हुआ था, यहाँ तो सही ही था। तो अगर हमें बल्क मॉडुलस पता चल जाए तो साउंड की स्पीड ऐसे मीडियम में हम निकाल लेंगे, बड़ी आसान सी बात है।
तो यहां पर हम लोग बल्क मॉडुलस को पता करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होगा बच्चों एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। केवल मैग्नीट्यूड पर मैं ध्यान दे रहा हूं। अब आप देखो 100 किलो पास्कल इंक्रीज इन प्रेशर है, यानी एक्सेस प्रेशर यहां के अंदर 100 किलो पास्कल, 100 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। पास्कल भी एसआई यूनिट है, कोई डाउट है नहीं यहां। डिवाइडेड बाई यहां के अंदर डेल्टा वी बाई वी। अब देखो बच्चों डेल्टा वी का जहां तक सवाल है उसने कहा है इतना परसेंट, इतना परसेंट 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई इतना परसेंट। परसेंट का मतलब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम में 100 मानो तो चेंज इतना, 100 में से इतना चेंज, ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। यहां पर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। देखते हैं बेटा, यहां के अंदर हमारे पास B यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सॉल्व करने पर इसको पहले डिनोमिनेटर को देख लीजिए, ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 5, यहां पे आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ मेरे ख्याल से 5 ऐसे। और इस तरह से बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1/5 इंटू 10 की पावर 10। बच्चों इसको थोड़ा और मैनेज करें, 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर हो गया 10 की पावर यहां के अंदर हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी बेटा यह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 9 दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई। मेरे प्यारे बच्चों अब हमें फाइनली पता करना साउंड की वेलोसिटी ऐसे पर्टिकुलर मीडियम में, क्योंकि ये लिक्विड का मीडियम है तो यहाँ गामा पी बाई डी ये सब नहीं लगाएंगे, यहाँ के अंदर बल्क मॉडुलस रखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जगह पे। बी की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों हमको निकालने पर मिला है 2 इंटू 10 की पावर 9। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई डी। वाटर की जो डेंसिटी होती है बच्चों 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 10 की पावर 3। स्क्वायर रूट 2 को हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। साउंड की वेलोसिटी बेटा यहां के अंदर हो जाएगा 1414 ऐसे करके आ जाएगा 1414 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अप्रॉक्स यहां पूछा क्लोज टू लगभग कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा, चारों ऑप्शन को देखो ज्यादा क्लोजेस्ट यहां के अंदर ऑप्शन सी है। ठीक, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हमसे कह रहा द डायमेंशन ऑफ the dimensions of 4 wires of the same material are given below। यहां पर डायमेंशन का मतलब उनका लेंथ, डायामीटर ये सब दिया गया है। कहा गया कि 4 वायर है, उनके डायमेंशंस ऐसे हैं इन विच वायर इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम। बच्चों यहां के अंदर वहीं से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा ऐसे कर लेते हैं, y इक्वल टू हमारे पास आता था f इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू वाई। रहा सवाल डेल्टा एल, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा f इंटू एल डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक चीज गलत हो रहा बेटा, यहाँ के अंदर ये रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ के अंदर हो जाएगा y इंटू ए। और इस तरह से हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं f इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एल हमारे पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बाकी वाई तो वही है, वायर एक ही है मटेरियल का, बशर्ते उसमें लेंथ और रेडियस ये सब चेंज हुआ है। रेडियस बदलेगा तो डायमीटर भी बदलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई डी फॉर डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये यल बाई डी का स्क्वायर किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है? जिसमें यल बाई डी का स्क्वायर बेटा सबसे ज्यादा आएगा उसमें एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोग जब चेक करोगे चारों ऑप्शन में आप ये चीज चेक करिएगा यल बाई डी का स्क्वायर किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो आपको इसका करेक्ट चॉइस जहां तक मुझे याद आ रहा है वो मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा किसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है यल बाई डी का स्क्वायर। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लीजिएगा जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ देखें, देख रहे हैं डी डायामीटर बहुत कम हो गया, डायामीटर बहुत कम होने का असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। और यहाँ लेंथ जो भी है आप करके देखिएगा, यहाँ सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट चॉइस होगा। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 78। देखें क्वेश्चन नंबर 78 बेटा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। मेन चीज इस डायग्राम में क्या है ये देखते हैं। ये डायग्राम आपको बना के सवाल जी ने दिया है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ के अंदर बच्चों बना करके दिया गया है। देखिए कहानी ये है, ये वाला मास 5m के बराबर है और ये वाला मास बेटा 2m इक्वल टू इसका मास है 2m और ये 5m है। ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहां से लटक रहा है, स्टील का वायर यहाँ यूज किया गया और यहाँ कॉपर का। यहाँ पर इसमें जो टेंशन होगा, ये वायर में जो यहाँ पर टेंशन होगा, सपोज करिए इसमें टेंशन T1 है या मान लीजिए यहाँ टेंशन T1 है, स्टील का नाम पहले लिया है, और यहाँ टेंशन T2 है। तो बच्चों यहाँ के अंदर T1 जो होगा वो इस पूरे वेट को संभाल रहा है। T1 की वैल्यू जो होगी, T1 या F1 जो भी बोल लीजिए, T1 की वैल्यू यहाँ के अंदर होगी 2 and 5, यहाँ के अंदर 7 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। और T2 की वैल्यू जो होगी, ये वाला पॉइंट केवल इसको संभाल रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों कॉपर वायर में जो यहाँ के अंदर टेंशन फोर्स होगा वो आ जाएगा कितना, यहाँ के अंदर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। अब देखो सवाल क्या है। सवाल में बहुत सामान्य भाषा में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ डायामीटर्स, डायामीटर का रेशियो, ये जो वायर यहाँ कनेक्टेड है ना बेटा, इनके डायामीटर्स जो होंगे उनका रेशियो दिया गया है। कारण डायामीटर का रेशियो यानी d1 बाई d2, डायामीटर का रेशियो उन्होंने दिया है कितना p, इसको p से लिखा है, सिंबल यूज किया है p। लेंथ का रेशियो मान लेते हैं पहले का लेंथ L1 है, अगले का लेंथ L2 है, तो लेंथ का रेशियो L1 बाई L2 जो आपको दिया है वो आपको दिया है Q से। और यहाँ पर बच्चों यंग मॉडुलस, यहाँ पर यंग मॉडुलस हमारे पास अगर y1 है और यहाँ y2 है, तो बेटा y1 बाई y2 का रेशियो हमको दिया गया है यस से। ठीक है, इसको हमें यस सिंबल के द्वारा दिया गया है, ऐसे लिख देते हैं। कहा गया है बताइए करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेंथ वुड बी, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लेंथ। अब देखो बेटा हम लोग ऐसे यूज करते थे फार्मूला y इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। बेटा यहाँ के अंदर हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। अब आप लोग देखो अगर हमें रेशियो पता करना है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा डेल्टा एल और यहाँ का रेशियो क्या होगा, तो उस फार्मूले को देखें। डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2, पहला नाम उन्होंने स्टील का लिया है। ठीक है बेटा, देख लो यहाँ पे पहला नाम उन्होंने स्टील का लिया है। डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इक्वल टू, ये देखें यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा F1 बाई F2। F1 का मतलब यहाँ टेंशन फोर्स से हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता T1 बाई T2, एक ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई L1, देखिए L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा L1 बाई L2, ऐसे हो गया बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस या क्रॉस सेक्शनल डायामीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप R2 बाई R1 का होल स्क्वायर लिख लो या D2 बाई D1 का होल स्क्वायर लिख लो, बात वही पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाई y, यहाँ के अंदर बेटा हो जाएगा y2 बाई y1। अब रख लो सबकी वैल्यू, T1 बाई T2 अगर मैं देखूंगा तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 7 बाई 5, बाकी चीजें कैंसिल हो गई।
L1 बाई L2 आपको दिया गया बेटा, कितना दिया है? L1 बाई L2, दिस इज गिवन हियर Q, ओके। और D1 बाई D2 आपको दिया गया है P के बराबर, तो D2 बाई D1 हमारे पास 1 बाई P हो जाएगा, और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 1 अपान P का स्क्वायर। ऐसे इसको नीचे लिख देते हैं। Y1 बाई Y2 हमारे पास यस है, तो Y2 बाई Y1 1 अपान यस, यस नीचे आ गया, मिला लीजिए। 7 बाई 5 टाइम्स ऑफ 7 बाई 5 टाइम्स ऑफ ऊपर क्यों रहेगा, नीचे एस पी स्क्वायर रहेगा। ऑप्शन बी यहां मैच कर रहा है, ठीक है, समझ गए बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें, हमारा अगला सवाल यहां के अंदर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चों कहा गया, इफ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन ए स्टील वायर इज 3 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड y for the steel is 20 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फोर्स कांस्टेंट। बच्चों अगर ऐसा एक सवाल कराया था कल मैंने, कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर में, अगर दो एटम के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर नॉट है, तो इसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट डिफाइन था, के की वैल्यू आ रहा था y इंटू आर नॉट। ऐसे यहां पर बच्चों अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें, तो y के जगह पर है 20 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर नॉट जो यहां के अंदर है बच्चों 3 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर मैं कर लेता हूं 3 इंटू 10 की पावर -10, इतना मीटर हो गया, ओके। इसको सॉल्व किया तो आ गया 60। ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। लेकिन ऑप्शन में मैं जब देख रहा हूं, तो यहां के अंदर जो यूनिट दिया है वो दिया है न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम। तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा बच्चों हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 60 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 मीटर लिख सकते हो। 1 मीटर को लिख दो 10 की पावर, यहां के अंदर बेटा 10 की पावर 1 मीटर के जगह पर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे आ गया। ये हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम। इसको थोड़ा और सॉल्व करें, आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन पर एंगस्ट्रॉम। देख लीजिए, करेक्ट मैचिंग यहां जो मुझे दिखा वो होगा ऑप्शन बी, ओके, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते 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 हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 80 पे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। हमसे कहा गया है, ये वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r इज रिजिडली फिक्स्ड एट वन एंड। एक एंड पर बच्चों वायर रिजिडली फिक्स्ड है, बहुत बढ़िया। ये कोई हमारा एक रिजिड फिक्स सपोर्ट होगा, जैसे कोई सीलिंग हो, छत हो, वहां से एक वायर को या एक रॉड को ऐसे बांध दिया गया होगा, फिक्स कर दिया गया होगा, लाइक दिस। ऐसे हमसे कह रहा है ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ द वायर विथ ये फोर्स F, दूसरे एंड को बच्चों कोई फोर्स लगा के हम ऐसे खींच रहे हैं। ऐसा करने पे क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ, ऐसा करने से इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और लेंथ में इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ के अंदर बच्चों जो इंक्रीमेंट हुआ, जिसको कि डेल्टा एल से हम लोग लिखते हैं, तो डेल्टा एल को सवाल जी ने यल से दिया है, ओके। अच्छा, हमसे कहा गया इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल का कोई दूसरा वायर हो, ओके, उसी मटेरियल का बच्चों कोई दूसरा वायर हो, तो दूसरा वायर जिसका कि अनदर वायर से बट लेंथ 2l, उसका लेंथ 2l हो और रेडियस 2r के बराबर हो, और उसके ऊपर जो फोर्स लगा के खींचा गया वो 2f। तो बेटा यहाँ के अंदर कहानी ये है, दूसरे वायर है, तो पहले वायर का केस है, चलो वायर नंबर 1। वायर नंबर 2 के लिए जो जानकारी दिया है उसके हिसाब से क्या हो सकता है, पहले फार्मूला बनाया जाए। यहां के अंदर बच्चों y इक्वल टू, हमने बार बार आपको बताया, f इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई ये इंटू यहाँ के अंदर हो गया डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास हो जाता है एफ एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ये, ओके।
अब आप लोग देखो कितना एक्सटेंशन होगा, ये पूछा गया कितना एक्सटेंशन होगा, पहले अगर यल था तो अब कितना एक्सटेंशन होगा। दूसरे केस में जो हमारा डेल्टा यल, पहले केस में देखो डेल्टा यल की वैल्यू क्या रहेगी, एफ यल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। दूसरे केस में जो हमारे पास एक्सटेंशन आएगा डेल्टा यल डैश कह लीजिए, कितना होगा, फोर्स की जगह 2f हो गया, बहुत बढ़िया। यहां के अंदर बच्चों यल की जगह 2l हो गया, बहुत बढ़िया। y हमारा वही रहेगा क्योंकि बच्चों यहां मटेरियल में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया गया है। यहां पर इनटू ये की वैल्यू जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा है, अगर रेडियस डबल कर दिया गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा 4 टाइम्स हो गया होगा, 4 टाइम्स आप ये लिख दिया। अब आप लोग देखो ये 4 इन दोनों से यहां कैंसिल आउट हो गया, तो वही इक्वेशन बन गया जो वहां था, एफ यल डिवाइडेड बाई वाई ए। इसका मतलब जो एक्सटेंशन होगा वो सेम रहेगा, पहले एक्सटेंशन अगर यल था तो अभी भी यल रहेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा यल, ये 1 जैसा दिख रहा है इसको सही कर लीजिएगा, ये सब यल लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ये, ओके। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। यहां पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा है ये स्टील रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज फिटेड ऑन टू ए वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है। बच्चों दो बातें, यहां पर एक कोई रिंग है, ये बेटा कोई मेटेलिक रिंग है, स्टील का बना हुआ है सवाल के हिसाब से। और दूसरा क्या है, दूसरा यहां के अंदर बच्चों हमारे पास यहां पर दूसरा कोई सा एक डिस्क है, दूसरा ना बच्चों यहां पर कोई सा एक डिस्क है। सवाल ये कह रहा है कि इस मेटेलिक रिंग का जो रेडियस है इसके रेडियस से थोड़ा छोटा है, इसका रेडियस कह रहा है स्मॉल आर है और उसका रेडियस बोल रहा है कैपिटल आर है, और कह रहा है कैपिटल आर ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल आर। अगर अभी मैं इसको फिट करने के लिए ले जाऊं तो इसका रेडियस थोड़ा कम पड़ जाएगा। सवाल यह है कि इसको कितना फोर्स लगा के हम एक्सटेंड करें कि जाकर यहां फिट हो जाए। तो देखो अभी कहानी ऐसे है, इसको इस फिट कर इसके किनारे किनारे पर लाके लगाना है, तो किनारे किनारे पर जब लगाना है, इसमें ले जाके इसको फिट कराना है, तो हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा। जो रेडियस इसका अभी है इस रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर बच्चों वायर जिससे रिंग बना होगा उसके ऊपर फोर्स लगा के हल्का सा मैं खींच दूं तो ये क्या होगा, यहाँ के अंदर बच्चों वायर पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और रेडियस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। और फिर जब मैं ले जाके इसको यहाँ के ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर ये फिट हो जाएगा। ऐसा कुछ करना है, तो जिसका रेडियस स्मॉल आर था उस रेडियस को बढ़ाकर कैपिटल आर के बराबर हमने कर दिया और डिस्क के ऊपर मैंने फिट कर दिया। ये कहानी होनी है। हमसे कहा गया है कि बताइए फोर्स विथ विच दी स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड। इनफैक्ट इसका जो मेटल वायर उसको ऐसे एक्सपेंड किया गया होगा और तब उसको रिंग बना के इसको लगाया गया होगा। तो देखो क्या यहाँ फार्मूला बनेगा बच्चों, हमारे पास आता है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां के अंदर स्ट्रेन का मतलब हो गया डेल्टा यल बाई यल। जो लेंथ पहले हमारे पास था इसका 2 पाई स्मॉल आर, वो लेंथ अब बढ़कर कितना हो गया, उसको एक्सपेंड कराने के बाद ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर। इन दोनों का अगर अंतर ले लें तो यही कहलाएगा डेल्टा यल। तो डेल्टा यल की वैल्यू बच्चों यहां पर सॉल्व करने पर जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया डेल्टा यल। अच्छा, जो इसका ओरिजिनल लेंथ रहा होगा शुरुआत में एक्सपेंड कराने से पहले वो रहा होगा 2 पाई स्मॉल आर। तो बच्चों अगर हम यहां के अंदर इसको रखेंगे डेल्टा यल बाई यल, ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए, और यहां हमारे पास आ गया डेल्टा यल बाई यल। अगर डेल्टा यल बाई यल हम करेंगे तो यहां के अंदर आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। बाकी चीजें कैंसिल हो रही, पाई पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया। y वुड बी इक्वल टू
यहां के अंदर हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल में y को e के बराबर दिया कर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो यंग मॉडुलस है उसको e मान लीजिए, तो y इक्वल टू सवाल के हिसाब से e है। अब हमें f चाहिए कि भैया f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f इक्वल टू बेटा यहां के अंदर आ जाएगा दिस मच इंटू e, तो यहां पर आ जाएगा a इंटू ई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय बेटा यहां के अंदर क्या आ जाएगा स्मॉल आर। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मैच करा लीजिए, कैपिटल ये स्मॉल ई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर, ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा पानी पी ले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, कह रहा है ये वायर ऑफ इनिशियल लेंथ यल, किसी वायर का जो शुरुआती लेंथ है बेटा उसको कह रहा कैपिटल एल के बराबर है, एंड रेडियस स्मॉल आर, उसका रेडियस बेटा स्मॉल आर के बराबर है, स्ट्रेच बाई ये लेंथ स्मॉल एल, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू उन्होंने स्मॉल एल के बराबर दिया है। अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट विथ इनिशियल लेंथ 2l रेडियस 2r, लेंथ भी डबल है रेडियस भी डबल है, स्ट्रेच बाई ये लेंथ 2l, उसका लेंथ जो एक्सटेंड किया गया वो 2l के बराबर किया गया। तो रेशियो ऑफ स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दी फर्स्ट एंड दी सेकंड वायर। तो बेटा देखो यहां के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इनफैक्ट कैसे निकालेंगे। इस सवाल में जो दोनों सवाल है फोर्स का जिक्र नहीं हुआ है, फोर्स का जिक्र अगर नहीं हुआ और पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम लोग ये लगाएंगे हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, यहां के अंदर जो भी है मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि दोनों का मटेरियल एक ही है इसलिए y की वैल्यू सेम होनी है, दोनों ही के फार्मूले में हाफ आना ही आना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका अंदाजा हमें लगाना है। यहां के अंदर डेल्टा एल बाई एल, तो पहले के लिए अगर डेल्टा एल बाई एल देखेंगे तो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल हो जाएगा। पहले के लिए बेटा डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एल है और एल की वैल्यू कैपिटल एल है। दूसरे के लिए देखेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू 2l है और यहां पर बच्चों टोटल लेंथ की वैल्यू क्या है 2 कैपिटल एल, तो ये भी तो ही आ गया। डेल्टा एल बाई एल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, लेकिन डेल्टा एल बाई एल का जो रेशियो है दोनों के लिए बराबर आ रहा है, इसलिए यहां पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा दोनों में बराबर अमाउंट में होगा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो इसका जो आंसर होगा अगर U1 और U2 का रेशियो पूछा जाए बेटा आंसर क्या आएगा 1:1। करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 83। हमसे कहा गया है वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो लाइज बिटवीन, बच्चों इसमें दो वैल्यूज थे, वैसे तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू का जवाब देते हैं लेकिन यहाँ के लिए हमको 0 से 0.5 का आंसर नहीं दिया गया है, थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से लेकर के 0.5 तक के बीच में लाई करता है, तो इसका जो मैचिंग होगा ऑप्शन ये से। ठीक है, ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलते चलते हम लोग आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 84 पे, देखते हैं क्या होगा। बच्चों ये सवाल अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, सेम सवाल रिपीट हुआ है, सेम सवाल यहाँ के अंदर बच्चों रिपीट हुआ है। ये सवाल अभी मैंने कहाँ कराया था दिखाते हैं बच्चों, देखिए ये वाला सवाल था। ठीक है, यहाँ पर वही सवाल एग्जैक्टली वही सवाल है, बस ऑप्शन थोड़े इधर उधर, जो ये में है वो किसी और में कर दिया गया, जो डी में वो कहीं और कर दिया गया। ऑप्शन भी नहीं बदला है, ऑप्शन का सीक्वेंस जरूर बदला है।
तो यहाँ के अंदर बच्चों अगर वो सवाल आप कर लिए हो तो ये सवाल ऑटोमेटिकली आपका हो गया, वहां पर जो आंसर आ रहा था वही यहाँ होगा। आप लोग इसको भी उसी हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। हिसाब से क्या, वही सवाल ये। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 85, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 में बच्चों हमसे कह रहे हैं कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l। बेटा कॉपर जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड रखा गया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने दिया गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी ये इनटू l जिसको वॉल्यूम कहते हैं, ये हमारा चेंज नहीं होना है, वॉल्यूम हमारा फिक्स है, तो ये इनटू l का रेशियो भी यहाँ के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू ये वायर ऑफ लेंथ l, बहुत बढ़िया, लेंथ स्मॉल l उसका है। यहां पर जो हमारे पास लेंथ है कैपिटल L ना दे करके उन्होंने स्मॉल l लिखा है, ठीक है। When this wire is subjected to a constant force F, शब्दों पे ध्यान दीजिए, constant force F, the extension produced in the wire is delta L, which of the following graph is straight line। बच्चों देखो सब लोग, यहां पे हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ध्यान दीजिए बेटा, डेल्टा एल अगर यहां से निकाला जाए तो आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ध्यान रहे, जैसे जैसे वायर एक्सटेंड होता जाएगा उसका लेंथ बच्चों उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन इशारा कर रहा है वो डेल्टा एल और एल के बीच में वेरिएशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कब आएगा, उस पर विचार करना है। एरिया को हटाते हैं क्योंकि एरिया यहाँ चेंज होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एरिया कैन बी रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एल। यहाँ के अंदर एरिया के जगह पर अगर वॉल्यूम बाय एल रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एल पहले से है, वॉल्यूम बाय एल, एक एल यहाँ आ गया, ऐसा कुछ। अब ये देखो, ये जितनी बातें हैं जो मैंने यहाँ कलर चेंज किया, फोर्स कांस्टेंट बोला है, वॉल्यूम कह रहा कांस्टेंट है, यहाँ के अंदर y जो यंग मॉडुलस है वो तो मटेरियल के लिए बदलना नहीं अगर सेम मटेरियल है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट। यहाँ के अंदर डेल्टा एल बच्चों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अगर डेल्टा एल एक एक्सिस पे ले और एक एक्सिस पर बच्चों एल ले, तब तो इसके बीच का ग्राफ पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर एक एक्सिस पर मैं डेल्टा एल लूं और अगले एक्सिस पर बच्चों एल का स्क्वायर लूं तो इनके बीच जो ग्राफिक्स होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आया वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस बेटा यहाँ के लिए हमारा हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस है, माफ करेगा, हमारा यहाँ के अंदर जो अगला सवाल है वो करेक्ट 86 नंबर, द अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशन इज 2700 मीटर। यहाँ पर कोई समंदर है, कोई महासागर है, उसकी लगभग जो गहराई है वो बोल रहा है 2700 मीटर के आसपास है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, what fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean। बच्चों समझो इस बात को, अभी ऐसा एक सवाल हम लोगों ने किया था, मिलता जुलता है। देखें, हमारे पास बच्चों बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। इसी डेल्टा वी बाई वी को हम लोग फ्रैक्शनल कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई बी। केवल मैग्नीट्यूड पर मैं यहाँ कंसंट्रेट कर रहा हूं। अगर मान लो ओशन के अंदर गहराई h हो तो ये जो एक्सेस प्रेशर होगा हो जाएगा बेटा एच डी जी। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई बेटा क्या हो जाएगा बी। ओके, अब देखो एच डी जी, एच की वैल्यू यहाँ के अंदर जो होएगा 2700 दिस मच मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर बच्चों ले लीजिए 10 की पावर 3 दिया भी है। जी की वैल्यू आप लोग ले लो 10। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय,
बल्क मॉडुलस का मतलब 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है बेटा, यहां के अंदर हो जाएगा, आप इसको एक स्टेप और लिख लेते तो ज्यादा बेटर रहता, मैं इसको अभी ऐसे कर दे रहा हूं। दिस कैन बी रिटन हियर एच डी जी, 1 अपॉन बी की जगह सी फॉर कंप्रेसिबिलिटी आ गया। अब देखो यहां के अंदर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जब जाएंगे तो सॉल्व करने पर क्या आंसर मिलेगा, दिस मच, एच की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू रखा, जी की वैल्यू रखा, कंप्रेसिबिलिटी आपको डायरेक्ट गिवन है। कितना गिवन है बेटा, 45.4 इंटू 10 टू दी पावर -11। ठीक है, यहां डायरेक्टली आपको गिवन है। यूनिट पर पास्कल, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां पर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 27, 2 जीरो यहां से, 10 की पावर ये 5 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6, 10 की पावर 10 की पावर 6 और 10 की पावर -11, 10 की पावर -5 हो जाएगा। यहाँ के अंदर हो जाएगा 45.4 इंटू 10 की पावर, फिर से देख लीजिए, 2 3 2 5 5 1 6, -11 प्लस 6, यहाँ के अंदर बच्चों -5, ऐसा कुछ आ गया। इसको बच्चों सॉल्व करके आप लोग देखिएगा, इसका आंसर लगभग में आपको मिलेगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2। इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, यह इसका आंसर होगा बेटा, क्योंकि फ्रैक्शनल कंप्रेशन है तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर बच्चों 87। क्वेश्चन नंबर 87 में सभी लोग पढ़ें एक बार सवाल को। क्वेश्चन नंबर 87 में बच्चों हमसे कह रहा है दी बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बी के इक्वल दिया है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, सभी तरफ से एक जैसा प्रेशर लग रहा है, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस क्या होगा। बेटा बल्क मॉडुलस को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, बी इक्वल टू एक्सेज प्रेशर डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर होगा डेल्टा वी बाई वी। इस तरह से बच्चों डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा पी बाई बी। ओके, अब देखो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका अगर वॉल्यूम देखें तो होगा 4/3 पाई, और यहां के अंदर हो जाएगा आर का क्यूब। अगर एरर वाला फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, इसमें तो कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो बेटा यहाँ डेल्टा वी बाई वी को हम रिप्लेस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर से। ठीक है, यहां पर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पी बाई बी। ओके, यहां पर हमसे पूछा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ बी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहां मैं माइनस माइनस नहीं लिखा हूं, केवल मैग्नीट्यूड पर ध्यान दिया हूं। P डिवाइडेड बाई 3B, इसका मतलब यहाँ के अंदर जो आंसर होगा वो होगा C। ये बच्चों थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटेड आंसर होता है, क्योंकि एरर वाला फार्मूला जब भी हम लगाते हैं तो एग्जैक्ट चीज नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ अंतर आता है। फिलहाल यहाँ बिल्कुल सटीक बैठा है, इसके लिए करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। देखें सवाल नंबर अगला है 88 नंबर। सवाल नंबर 88 में बेटा कहा गया डेंसिटी ऑफ मेटल एट नॉर्मल प्रेशर इज रो। नॉर्मल प्रेशर, जब नॉर्मल प्रेशर है तो उस समय उसकी डेंसिटी जो है मटेरियल की, मेटल की, वो रो के बराबर है। इफ डेंसिटी, इट्स डेंसिटी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेस प्रेशर पी इज रो डैश, जब प्रेशर बढ़ा के कुछ और कर दिया गया, एक्सेस प्रेशर यहाँ के अंदर पी कर दिया गया। ओके, जो भी था उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करके जो एक्सेस प्रेशर यहाँ डाला गया डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू पी, उस समय डेंसिटी बढ़ गई होगी। अगर हम एक्सेस प्रेशर लगाएंगे तो डेंसिटी बढ़कर रो की बजाय क्या हो गया, रो डैश। कहा गया बल्क मॉडुलस ऑफ द मेटल
बल्क मॉडुलस ऑफ द मेटल यहाँ के अंदर बी है, रेशियो रो डैश बाई रो की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी बेटा, यहां से देखो बल्क मॉडुलस से कोरिलेट अगर किया जाए तो हमारे पास आएगा एक्सेज प्रेशर जो कि यहाँ के अंदर P दिया गया है डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V। इसको थोड़ा और मैनेज करूं मैं तो ये हो जाएगा P इंटू V डिवाइडेड बाई क्या हो गया डेल्टा V। मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा V को हम लोग लिखेंगे यहाँ के अंदर P इंटू वी डिवाइडेड बाई बेटा क्या हो गया B, P इंटू वी डिवाइडेड बाई B या P बाई B इंटू वी ऐसे कर देते हैं। अब देखो अगर एक्सेस प्रेशर है तो वॉल्यूम घटा होगा, एक्सेस प्रेशर है बेटा तो यहाँ के अंदर वॉल्यूम क्या हुआ होगा घटा होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ होगा तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम अगर V डैश है तो यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम जो शुरुआती वॉल्यूम था एक्चुअल वॉल्यूम V माइनस घटने के बाद वॉल्यूम यहाँ के अंदर आ गया, सपोज करिए यहाँ के अंदर बच्चों घटने के बाद जो वॉल्यूम आ गया वो हमारे पास हो गया V डैश, नया वॉल्यूम हमारे पास आ गया V डैश। ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा P बाई B इंटू बच्चों क्या हो गया V। इस तरह से V डैश जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया वो हो जाएगा V माइनस आप P बाई B इंटू क्या हो गया V। ध्यान दीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, V डैश विल बी इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों 1 माइनस P बाई B ऐसे लिख दिया इंटू यहाँ के अंदर हो गया V। अब एक काम करते हैं यहाँ के अंदर इसको बच्चों, ये बवाल कहां से आ गया, रुको थोड़ी देर रुकते हैं बच्चों, ये बवाल बीच में आ गए जल्दी जाता नहीं है। अब चला गया। हाँ यहाँ के अंदर ये हमारे पास बच्चों V डैश इक्वल टू 1 माइनस P बाई B इंटू V हो गया। तो यहाँ के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ V डैश डिवाइडेड बाई V इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो गया 1 माइनस P बाई B। अब आप लोग देखो यहाँ पर बच्चों जो डेंसिटी होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपान क्या होता है वॉल्यूम। मास तो चेंज हो नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसे केस में डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आना है वॉल्यूम। ठीक है, V डैश बाई V को हम ऐसे लिख सकते हैं रो बाई रो डैश उल्टा। ठीक है बेटा, इक्वल टू यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस P बाई B। हमसे पूछा अगर रो डैश बाई रो की वैल्यू क्या होगी, रो डैश डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू क्या होगी, आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दिस मच 1 माइनस P बाई B। ठीक है, तो करेक्ट मैचिंग जो यहाँ के अंदर मुझे दिखा वो हो गया ऑप्शन बी। और एक बात और बता दो बेटा, अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं पावर माइनस बनाएगा और फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट है और अप्रॉक्सीमेटेड होगा। एरर वाला फार्मूला लगा के रिप्लेस करोगे तो आप लिखोगे ना डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, वही चीज आएगा। तो इस तरह से ये और ये लगभग सेम है, लेकिन ये एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटेड होगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर हम लोग लेंगे ऑप्शन बी को। ठीक है, ओके चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 89। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, कहा गया 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। 2 वायर्स हैं बच्चों सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनका वॉल्यूम भी बराबर है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। बहुत बढ़िया। अगर वॉल्यूम यहाँ के अंदर सेम है तो ये और यल का जो प्रोडक्ट होगा दोनों के लिए बच्चों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, हमसे कहा गया फर्स्ट वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है, मान लिया लेंथ यल है। दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है तो उसका लेंथ क्या रहा होगा, यल बाई 3 रहा होगा, क्योंकि ये और यल का प्रोडक्ट सेम लाना है। ठीक है,
A1 की वैल्यू अगर मैं ये ले रहा हूं, L1 की वैल्यू L ले रहा हूं, तो A2 की वैल्यू 3 ये आ गया और L2 की वैल्यू L/3 हो जाएगा। If the length of the first wire increased by delta L by applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? यहां के अंदर बेटा देखो, डेल्टा एल के बारे में पूछ रहा है। सेम अमाउंट अगर हमें स्ट्रेच कराना है तो कितने फोर्स की नीड होगी, इस तरह का सवाल करा चुका हूं, लगभग वही सवाल है। यहां के अंदर बच्चों y इक्वल टू, फिर वहीं से शुरू करेंगे, F इंटू एल डिवाइडेड बाई ये इंटू यहाँ डेल्टा एल हो गया, फोर्स की बात की गई है, ये हो जाएगा y ये इंटू डेल्टा एल, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई एल। अब देखो बेटा, यहां पे सवाल ये है कि कोई लेंथ एक्सटेंड कराने में, कोई पर्टिकुलर लेंथ एक्सटेंड कराने में यह फोर्स की नीड थी, तो अब उसको एक्सटेंड कराने में कितने फोर्स की, नया फोर्स जो हमारे पास जरूरत होगा y वही रहेगा, मटेरियल सेम है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको उन्होंने कहा 3 ये हो गया, डेल्टा एल हमारा वही लाना है, और बेटा यल की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, L/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा ना, तो जितना पहले था इसका वैल्यू उसका 9 टाइम्स आ जाएगा, 3 3 जा 9, और इस तरह से 9 3 इंटू 3 यानी 9F, 9 टाइम्स ऑफ F, पहले जो फोर्स लग रहा था उसका 9 गुना फोर्स यहां लगाना पड़ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें, हमारा अगला सवाल यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहां के अंदर 90 दिया गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। देखते हैं, पहला, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शेयरिंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग। बिल्कुल बेटा, यहां पर देखो, जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो उसका यहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसका जो एकदम से सिलिंड्रिकल शेप आप देखते हो वो बिल्कुल सिलेंडर नहीं रह जाता। यहां के अंदर शेप क्योंकि चेंज होता है, इसलिए स्प्रिंग का स्ट्रेच होना ये शेयरिंग मॉडुलस से डिफाइन होता है, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजन इसका क्या है, ये क्वायल, पहले तो ये देखो ये सही है कि गलत, ये क्वायल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल। नहीं सर, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये गलत हो गया, उल्टा लिखा है, तो कनेक्शन इससे कुछ है भी नहीं इसका। असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो गया बी। ठीक है, अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, लेट ये वायर बी सस्पेंडेड from the ceiling rigid support and stretched by weight W. The attached to its free end. Longitudinal stress at any point of cross section area ये will be। बहुत सिंपल सी बात है सर, स्ट्रेस सीधे फार्मूला पूछ लिया गया, इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की जगह पर यहां हो गया W, लटकाया गया वेट, और एरिया की जगह ये, तो इसका आंसर आ गया W/E। कोई सवाल है, फिर भी सवाल है तो है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, कहा गया मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस रेस्पेक्टिवली आर 8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम इलांगेशन यहां के अंदर क्या होगा, देखो बेटा, हम लोग ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ये इंटू यहां के अंदर आ रहा था डेल्टा एल, ऐसा कुछ।
अगर हम ध्यान दें तो यहां पर बच्चों ऐसे जो लिखा हुआ चीज है एफ बाई ए को अलग कर लें, ऐसे एफ बाई ए को बेटा मैं यहां अलग करके लिख देता हूं, एफ बाई ए इसको अलग कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा बेटा यल बाई डेल्टा यल। ठीक है, अब ये जो है स्ट्रेस है, एक लिमिट होगा स्ट्रेस का, उसके बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है मटेरियल के। कहा कि इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम इलांगेशन इनफैक्ट हमसे ये पूछा गया है डेल्टा यल की वैल्यू क्या होगी, तो जाएगा एफ बाई ए इंटू यल बाई यहां के अंदर हो जाएगा वाई। देखो बेटा मैक्सिमम इलांगेशन उस समय होगा जब स्ट्रेस भी मैक्सिमम हो। ठीक है, मैक्सिमम इलांगेशन उस समय होगा जब स्ट्रेस भी मैंने एकदम मैक्सिमम कर दिया होगा, लिमिट पे ला दिया हो। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको दी गई है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का मतलब वही मैक्सिमम स्ट्रेस, ये आपको दिया गया है 8 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 8। लेंथ यहां के अंदर जो वायर का दिया गया ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर का है, और y की वैल्यू जो यहां के अंदर दी गई है बेटा वो आपको दिया गया 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -11 10 की पावर -3 दिस मच मीटर। मिलीमीटर में देखेंगे तो आ जाएगा 4 मिलीमीटर। इसका करेक्ट चॉइस हो गया 4 मिलीमीटर, ऑप्शन ये। ठीक है बेटा, शायद खत्म हो गया ये। अब इधर बच्चों ग्राफ वाला सवाल है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको भेज दूंगा, अगले वीडियो में। तब तक इतना आप लोग कवर करो। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, जहां प्रॉब्लम हो उसको आप लोग यहाँ पर रिजॉल्व करने का प्रयास करो। फिर भी अगर इसको देखने के बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे भेजो, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। कोचिंग पे आप पूछ सकते हो या मैसेज करके भी पूछ सकते हो, आके पूछो तो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। है ओके, चलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। जो इसके ग्राफ वाले सवाल कुछ हैं गिने चुने उनको भी भेज देंगे। होपफुली मैक्सिमम सवाल तो आप कर ही लिए होंगे, फिर भी मैं भेज दूंगा। ओके, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद बच्चों।